ब्रह्मांड की हवाओं में झूमता फहराता हुआ निर्भीक और स्वाभिमानी तिरंगा, देश की एकता और अखंडता का ये महान प्रतीक जब अपने विजयी शंख से वंदे मातरम का नाद करता है तो दुनिया का हर देश इसके ओज, तेज और शौर्य के सामने नतमस्तक हो जाता है। हर हिंदुस्तानी ये जानता और मानता है कि अहिंसा वो चाहता है, मगर देश की आन बान और शान के लिए वो अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। अशोक चक्र 26/11 के उन रणबांकुरे शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि है जिन्होंने आतंकवादियों के हर मंसूबे को नेस्तानाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। रण करते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। रण करते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। वीरों की वीर गति को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में लहू की एक भी बूंद बाकी है, भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद! भारत माता की जय अम्बे! वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। लगता है सामने कोई जहाज है। ए, इसको अभी यहीं रोक! रोक 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 से रोक! रोक! मंजिल नजर आ गई। जहाज रोक काफिर, जहाज रोक। चल भाग। बता मुंबई का रास्ता कहाँ से है? बोल। बोलो बच्चा लोग,
वालेकुम अस्सलाम चचा जान। कहाँ तक पहुँचे? पहली मंजिल पर हमने फतेह पा ली है। अब इस बोट के मालिक का क्या करें? इसका इस्तेमाल हो चुका है, फौरन से इसे दोज़ख रवाना कर दो। ये बेमौसम की फोटोग्राफी याद रहेगी। आप मम्मी की फोटोग्राफ्स खींचिए, मैं लेट हो रही हूँ मेरे कोचिंग क्लासेस के लिए। बाय बाय डैड, बाय मॉम, बाय। सुधा, खांदे पर सवारी करने वाली खांदे तक कभी आ गई पता नहीं चला। टाइम कैसे उड़ता है देख। काश इन जाते हुए लम्हों को मैं कैद कर पाता। बस बस, बहुत हो गई फिलोसॉफी। आग उगलने वाली आपकी गन और जुबान से अल्फाज निकलते हुए अच्छा लगता है। अगर यही काम मैं प्लानिंग से करता तो मेरी सुधा बोलती इश टाइम नहीं चलो चलो चलो, मैं मला बाथरूम मध्ये काम आहे, किचन मध्ये काम आहे, इकडे काम आहे, तिकडे काम आहे। बात में दम तो है। आदाब चचा जान। आदाब बरखुरदार, आदाब। जिहादे जिंदगानी का कितना सफर तय हो गया। काफिरों की बोट पर हमने कब्जा कर लिया है और इंशाअल्लाह चंद ही घंटों में मंजिल हमारे करीब होगी। अल्लाह तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। हौसला फतेह की बुनियाद हुआ करता है। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सुम आमीन। बंबई की दहलीज पर दस्तक देते ही हम फिर तुमसे राब्ता कायम करेंगे। जो हुक्म चचा जान। सनद रहे, होशियारी हमारे मिशन का उसूल है और मकसद जिहाद है। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। यस यस सर। जी हाँ सर, मैंने आपकी फाइल भी पढ़ ली है। जी हाँ, और साइन करके भिजवा रहा हूं। यस सर। जी आप चिंता मत कीजिए। जयंत सर, सिस्टम को अपना गुलाम समझ रखा है। हाँ साहब। क्या बात है तांबे, तुम्हारी शक्ल से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई टेंशन लाए हो। क्या बात है? हाँ साहब, वो नेता का जो लड़का है। हाँ वही, जिसकी गाड़ी से 3 लोग मारे गए और 2 लोग जख्मी हुए थे। देखो तांबे, जुर्म की जड़ों में सहायता का पानी मत डालो, वरना ये जुर्म एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुश्किल लेकर खड़ा हो जाएगा। कानून सबके लिए बराबर होता है। मीडिया को इन्फॉर्म करो और उसे अंदर डाल दो। और हाँ, सबसे कहना मुझे किसी तरह की बहस नहीं चाहिए। तुम जा सकते हो। ओके साहब। इट्स मी। हाँ मैंने कहा सो। नाउ लिसन टू मी, लिसन टू मी। मैं वही करूंगा जो मेरा ज़मीर चाहेगा। ओके? ये ना आपको कुछ कहना है? यू डोंट अंडरस्टैंड। मैं सच का साथ दूंगा सर। आई विल ऑलवेज। नाउ आई विल डू एग्जैक्टली द वे माई कॉन्शियस टेल्स मी। ओके? जी हाँ, मैं अपने ज़मीर का साथ दूंगा, सच का साथ दूंगा और सिर्फ सच का साथ। ओके? एंड आई थिंक आप मुझे दोबारा फोन नहीं करेंगे। यू विल नॉट कॉल मी बैक अगेन। थैंक यू।
और कहीं नहीं मिलेगी साहब, ऐसी मच्छी कहीं नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी साहब। अरे साहब मच्छी ले लो, मच्छी ताजी ताजी मच्छी है, पापलेट खाने से चमड़ी गोरा हो जाता है और मच्छी सेहत के लिए अच्छी होती है साहब। जिंदा मछली दिखेगी तो बीवी भी खुश हो जाएगी आपकी। ताज कहाँ है? अरे साहब टेस्ट तो सेम इंच मिलेगा ना, ताज को भी 10 इंच मछली जाती है। और CST? अरे साहब CST में 120 कैरेट मिलेगा, मैं 100 में देगी ना, फिर काइट को CST जाने का, और CST और ताज जाने का रास्ता मैं बताएगी ना। आइला 500 छुट्टा नहीं है मेरे पास। रख लो। अरे सब मछली उसे भी रख लो। आइला क्या साहब है? अरे साहब लेफ्ट जाएंगे ना तो CST जाएंगे और राइट जाएंगे तो ताज जाएंगे। अरे माँ, हाँ? उसको क्यों उठा रही हो? तो मैं हूं ना उठाने के लिए। ला मेरे पास दे। देखो ये कांच का है, अगर टूट गया तो मुसीबत होगी, और इसको उठाते समय तेरे कमर में मोच आ गई तो बड़ी मुसीबत होगी। अरे बेटा, हाँ। अभी इन हाथों में बहुत ताकत बाकी है। हाँ? जब तक मैं तेरी बेटी का पति नहीं देख लेती, हाँ। खटिया नहीं पकड़ने वाली। अरे अभी अपने परपोतों को कंधे पे खिलाना बाकी है, समझा? देख देख, तू सपने देख। हाँ? दिन में सपना देख, सपना देखने को कोई टैक्स नहीं लगता। शरीर कहीं का। ए माँ, एक बार रश्मि की शादी हो जाए ना, मैं बहुत निश्चिंत हो जाऊंगा। सही है बेटा। ए माँ, ये घर का लुक तुम्हें कैसा लग रहा है? देख, मेहमान आने वाले, इसने पूरा ऐसा टकाटक करके रखा है कि नहीं एकदम? हाँ? अरे लड़के वाले घर देखने नहीं आ रहे, हाँ। रश्मि को देखने आ रहे। रश्मि को देख? रश्मि की तरह? रश्मि? अच्छा, ए रश्मि, रश्मि, मैं उसको ढूंढ के निकालता हूँ। अरे भूत! अरे पगले, भूत नहीं है। तो भूतनी है क्या? और वो माँ, मुझे भूत से बचाओ। जाएगी। अरे माँ, मुझे भूतनी से बचाओ। बाबा ये क्या है? आपने मुझे भूतनी क्यों बोला? आपको मैं भूतनी लगती हूँ क्या? मारूंगी मैं आप। लगती नहीं हो तुम भूतनी। मेरा शर्ट मत खराब कर, मुझे ड्यूटी के लिए जाना है। बाबा हे प्रभु, मैंने आज तक तुझसे कोई शिकायत नहीं की। सुख दुख जो भी मिला उसे खुशी खुशी स्वीकारा है। रश्मि की शादी है प्रभु, उसकी शादी में कोई भी मुश्किल कभी ना आए। इस घर की सुख शांति को हमेशा बनाए रखना, और अगर मुझसे कोई भी भूल हुई है तो उसे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु। माँ, आंसू पूछ। ये समय आंखों से आंसू निकालने का नहीं है माँ। बस तुम्हारे भगवान से प्रार्थना करो, हम जो भी कुछ कर रहे हैं अच्छा हो जाए, और हम जो भी कुछ करेंगे हमसे बढ़कर करेंगे। भगवान तेरी प्रार्थना स्वीकार करे। देख बेटा, आज शाम में मेहमान आने वाले हैं, उनके आने से पहले तू आ जाना। ऐसा ना हो कि मेहमान आ जाए और मैं रोज की तरह तेरी राह तकती रहूं। जल्दी आ जाना मेरा बच्चा। माँ, पुलिस वाला जो हूं, देर तो हो जाएगी, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज मेरे जीवन का कितना महत्वपूर्ण दिन है। देख माँ, आज ना मेहमान लोग घर आने से पहले, देख वो लोग आने से पहले मैं आज घर पर पहुंच जाऊंगा। मेरा बच्चा। बस बस रहने दीजिए, आप तो रोज ही यही कहते रहते हैं। आज आप समय पर घर नहीं आना, फिर देखिएगा मैं और रश्मि दोनों आपसे बात नहीं करने वाले। रियली? लेकिन आज तो मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है।
आज वादा करता हूँ मेहमान लोग आने से पहले मैं घर पहुंचूंगा। अच्छा, मेरी टोपी कहाँ है? मैं लेकर। एक मिनट, मेरी जेब में है। चलो वहां मैं आता हूँ। ओके, अच्छा, चलो बाय। नमस्ते पिताजी। मुकेश बेटे, आ गया तू? हाँ पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। पिताजी, आपके लिए दवाइयां लाया हूं। अरे जिसका तेरे जैसा बेटा हो उसे दवाइयों की क्या जरूरत है? सुना मां, बातें बनाना कोई इनसे सीखे। बस दवाइयां ना खाने के बहाने। रचना दो। अभी लीजिए, अपने हाथों से आपको दवाई खिला रहा हूं। ये लीजिए। थैंक यू। और मां बताइए, आपके टांगों का दर्द कैसा है? वैसे मैं डॉक्टर से मिल के आ रहा हूं, उन्होंने कुछ नई दवाइयां लिखी हैं, जल्दी आ जाएंगी। और सुनिए, आप भी वक्त पर खाइएगा। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। डैड, आप रोज रोज सीरा खा के बोर नहीं होते? आप रोज रोज डिस्को जाके बोर नहीं होते? ये लो पराठा। ऑयली पराठा? नो वेज डैड। डाइटिंग और आहे हमसी बारीकी। घास फूस दो इनको अगर कुछ बनाया तो। यू आर लेट। नो डैड, डिसिप्लिन आप ही से सीखा है। यू आर बिफोर टाइम। डैड, आपको मेरी बात तो याद है ना? कौन सी वाली? डैड, मेरा एडमिशन हो चुका है, वीजा फॉर्म आ चुका है, आपको बस अपना ऑटोग्राफ देना है, सिंपल। तो क्या सोचा? मुझे नहीं सोचना है डैड, आपको सोचना है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके, और मेरी चॉइस है यूएस। गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, छोटी सी तनख्वाह पाता हूं, पता है ना? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, मुंबई, कानपुर, बेंगलुरु। चूज कीजिए। डैड, आप चूज कीजिए। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप खुशी खुशी साइन कीजिए, या तो गुस्से में कीजिए, या सिर्फ साइन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। बम्बई की सरजमीन पर मिशन की तरफ बढ़ते कदम मुबारक हो। आपको भी चचा जान। कैसा माहौल है वहाँ का? चारों तरफ अमन और शांति का माहौल है। अमन को बेचैनी में तब्दील कर दो, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि हमारा वजूद अभी जिंदा है। हुक्म की तामील होगी चचा जान। कुफ्फारों की सरजमी को लहूलुहान कर दो, हिंदुस्तान को दहला दो। जो हुक्म चचा जान। 2-2 की टोलियों में बच जाओ, बड़ी बड़ी इमारतों और होटलों को अपना निशाना बनाओ, लोगों को कैदी बनाओ, ताकि हम डिमांड्स रख सकें। चचा जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। फी अमानिल्लाह। हमने आपको अल्लाह के हवाले किया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाल बाग पे हम लोगों ने नाकाबंदी किया था। और जोशी आ गया। कौन जोशी? अरे वही रे जिसको लाल बाग से तड़ीपार किया था। वो कालिया? हाँ वही कालिया। काय झाला? अरे काय झाला क्या, हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे थे। हाँ। और उसने चौपर निकाला। भाई मंतोस। हाँ, एक कान के नीचे बजाया, छोड़ के भागा सब। क्या बात कर रहा है यार? फिर क्या, हमारी टीम पीछे। हाँ। एक मिनट। हेलो। मैं कह रही थी। हाँ बोला। तुम अभी तक आए नहीं। साल्वी और वाहिनी आ चुके हैं। साल्वी और वाहिनी आगे क्या? वही तो मैं कह रही हूँ कि वो कब के आ चुके हैं। कहाँ हो तुम? अरे सीएसटी पे ड्यूटी कर रहा हूँ मैं।
मुझे पता है सीएसटी पे क्या ड्यूटी कर रही हो। सीएसटी पे ड्यूटी करेगा ना, मजाक थोड़ी करेगा, मस्ती थोड़ी करेगा। बोला था सब्जी लाने को, मिठाई लाने को, लेकिन सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। तुम एक काम करो, सालवी और वहीनी का ख्याल रखो, मैं अभी आता है। ख्याल रखना मैं जानती हूँ, पण तुम्ही केव्हा येणार? अच्छा बाबा, मी आताच येतो। हाँ हाँ। जब भी देखो इनका तो कोई भरोसा ही नहीं होता। एकता, सिंधे लेट है क्या? नहीं, हाँ आ ही रहे होंगे, बस थोड़ा लेट हो गए ना। डोंट वरी एकता, ये पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। फिर भी भगवान भला करे मुंबई पुलिस वालों का, जो और खतरे से पहले ही खबरदार रहती है। हाँ भाई, आखिर इन्हीं बातों के लिए तो मुंबई पुलिस का नाम है। अरे बाबा, ये सब तो आज के दिन छोड़ो और खाना खाओ, प्लीज प्लीज। अरे हाँ, खाना तो बहुत जायकेदार है भाभी जी, शिंदे को जरूर खिलाइएगा। खिलाऊंगी तो तब ना, जब वक्त पर घर पे आएंगे। आप चिंता मत करिए भाभी जी, हम फिर कभी उनके साथ खाना खा लेंगे। गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। साधु संत मौला मौलवी सब क्राइम की तरफ जा रहे हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि धर्म के काम के लिए, धर्म के प्रचार के लिए ये सब गंदगी क्यों? इतने बड़े बड़े नाम आए हैं, नाम सुनोगी ना तो होश छूट जाएंगे। ओहो, होश छूट नहीं जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं हमें बताने की। काम के साथ अपने परिवार को समय देना, ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। फिर मुझसे कोई गड़बड़ हुई है? आपको याद भी है, आपको एक 11 साल की बेटी भी है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है। ये ऑफ कोर्स याद है मुझे। आपने मेल पढ़ा उसका? मेल? ठीक है, पढ़ लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमेशा के लिए आप मुझे भूल गए होंगे, मुझे पता है, बट डोंट वरी, मॉम है तुम्हारे पास याद दिलाने के लिए। पापा, मैंने भगवान से आपके लिए प्रार्थना की है कि आपका नाम सारी दुनिया में रोशन हो। ए डैड, आप मुझे लेने के लिए इस बार खुद आएंगे, ओके? या मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। आई लव यू बेटा। वाह भाई, मजा आ गया। आज से पहले कभी सोचा था यहाँ बम्बई में खाना खाएंगे और जलाएंगे। वो कहावत सुनिए तुमने, जैसी सोच वैसे फरिश्ते। ये फरिश्तों की नहीं, काफिरों की बस्ती है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चा लोग, कहाँ तक पहुँचे? इस समय हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। पेट भर कर खाओ, इस खाने का असर 6 घंटे तक रहेगा। वैसे भी जिहाद की भूख के सामने कोई जिस्मानी भूख मायने नहीं रखती। आमीन। ऐसे कारनामे को अंजाम दो जिसका जिक्र हमेशा ताजा रहे। इंशाअल्लाह काफिरों को नेस्त नाबूद करने की पुरजोर कोशिश रहेगी चाचा जान, आप फिक्र न करें। अल्लाह तुम्हारे जिहाद का सफर आसान करे बच्चा लोग। आमीन। हेलो। हाँ, बोला। काय? जल्दी आ जाओ। जल्दी आऊँ? हाँ, जल्दी आता हूँ मैं। कहते रहते हो, आते नहीं हो। अरे बाबा, बोला ना मैं जल्दी आता हूँ। जल्दी आ जाओ, पेपर साइन करना है। अरे ऐसी क्या जल्दी है? और ऐसे कौन सा पेपर है जो आज साइन नहीं करेगा तो नहीं चलेगा? आपको पता नहीं है, LIC का पेपर साइन करना है। अच्छा, मैं आता हूँ। अरे भाई को क्या शिंदे, आज फिर अटक गए ना? लगता है तेरी बाई को आज तेरी लेफ्ट राइट लेने वाली है। लेने वाली नहीं, ले रही थी अभी तक। क्या बात कर रहा है? अच्छा ये बता रहा, तेरे बेटे का क्या हुआ? यार उसी के लिए तो तेरे पास आया हूँ। अच्छा। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, खर्चा बहुत होगा, तू कुछ हेल्प कर सकता है क्या? देखता हूँ, कुछ ना कुछ कर दूंगा। बहुत उपकार होगा। अरे फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। भाई को रे बाबा। हेलो सुनो। हाँ बोला। कहाँ पहुँचे? आता हूँ रे बाबा, जल्दी आता हूँ, बोला ना। हाँ ओके। अरे सुनो वो। नमस्कार सिंधे साहब। अरे नमस्कार, कैसे रे बाबा दिनेश? ठीक है साहब। छुट्टी झाली काय? चालू है साहब। हाँ अच्छा ये बता, तेरा बहन का शादी था ना? हाँ, तुझे पैसा चाहिए था ना? तो तेरे पैसे का बंदोबस्त हो गया है, घर पे पैसा रखेला है, वहीं से कभी भी जाके पैसा ले लेने। ठीक है सर। हाँ रुको। बेटी चलोगे क्या? हाँ सर, आइए बैठिए।
ये तो मुसलमान लगता है। लगता है आप लोग बाहर गांव से आए हैं। हाँ तो क्या साहब, सबसे पहले हाजी अली बाबा के यहाँ हाजिरी देने जाना चाहिए था ना। पीरों के पीर हैं वो। वैसे एक बात पूछूं साहब? हाँ पूछो। आपका नाम क्या है? असाद, मोहम्मद अकमल कामिल असाद। काफी बड़ा नाम है आपका। इरादे भी उतने ही बड़े हैं। नमाज पढ़ते हो? कहाँ साहब, सारा टाइम तो टैक्सी खा लेती है। जिंदगी की जद्दोजहद में 20 साल से सड़कें नाप रहा हूँ साहब। जानते हो मुसलमान किसे कहते हैं? जिसका ईमान हर हाल में मुकम्मल हो, जो सबका भला चाहता हो, वही सच्चा मुसलमान है साहब। इस्लाम की हिफाजत करना हर मोमिन का पहला फर्ज है, चाहे उसके लिए काफिरों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। लेकिन साहब, इस्लाम तो शांति और भाईचारे का मजहब है। इसमें खून खराबे के लिए जगह ही कहाँ है। और फिर अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि लकुम दिनोकुम वलिया दिन, तुम तुम्हारे दिन पर चलो और उन्हें उनके दिन पर चलने दो। अगर आज तुमने इस्लाम की हिफाजत नहीं की तो कल तुम्हारी आने वाली नस्लें इस्लाम को भूलकर कोई और मजहब अख्तियार कर लेंगी। तब तुम क्या करोगे? लेकिन साहब, अल्लाह तो एक है और वो जर्रे जर्रे में है। तुम्हारे साथ सफर यहीं तक था। पर साहब, आपको तो सीएसटी जाना था, ये तो विले पार्ले है। फियामानुल्लाह। ये लो पैसे। एक बात पूछूं? पूछ सकती है। हमारी एक ही तो बेटी है। पता है। तो आप उसके वीजा फॉर्म पर साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे वो यूएस पढ़ने के लिए जाना चाहती है, वर्ल्ड टूर के लिए थोड़ी। वर्ल्ड टूर पे जाती तो जरूर साइन कर देता। क्या? 3 ऑप्शन दिए थे मैंने उसको सुधा, याद है ना तुझे? कानपुर, मुंबई, बेंगलुरु। तूने एक बार भी पूछ के देखा कि वो क्या चाहती है? कैसी मां है तू? सगी आयस की सौतेली? हाँ? तू क्या समझती मैं उसको प्यार नहीं करता? मेरे आंख के तारे को मुझसे अलग कर देना चाहती है। ये आप कह रहे? हाँ मैं कह रहा हूं। अरे इधर हिंदुस्तान में पड़ेगी तो मैं झट के पट मिल के आऊंगा, उधर किधर लंदन अमेरिका वीजा बनाते बैठूंगा। नहीं नहीं जमता मेरे को। क्या बना रहे हो? मैंने माउंटेन कहा था, फाउंटेन नहीं। लिसन, माउंटेन इस तरह बनाया जाता है। और फाउंटेन के पीछे क्या होता है? I mean, माउंटेन के पीछे क्या? माउंटेन के पीछे सन होता है। सन यानी क्या पता है? सूरज। ओफो, आज सूरज कहाँ से निकला है? क्यों? अपने बेटे को ड्राइंग सिखा रहे हो? आपको खुद को तो आता नहीं और इसे सिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Oh my God, Dad! Is that you? I can't believe this. एक मिनट। कॉलेज के फॉर्म पे नकली सिग्नेचर किया, वीजा के फॉर्म पे नकली सिग्नेचर नहीं चलेगा। कबूल करो। किया? पुलिस की भाषा में इसको फॉर्जरी बोलते हैं। 420 के केस में अभी अंदर कर सकता हूं, अभी अंदर कर सकता हूं तेरे को। इससे नहीं चलेगा। खड़ा हो जा। उठक बैठक करो। बस बस बस, बैठ जा।
सावंत बोल रहा हूँ। हाँ बोल सावंत। सर अभी अभी विले पार्ले में एक टैक्सी में ब्लास्ट हो गया है और उस ब्लास्ट में टैक्सी का ड्राइवर भी मारा गया है। सर ये ब्लास्ट कैसे हुआ है कुछ पता नहीं चल पाया है। सुधा टीवी ऑन कर। जी हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। विले पार्ले टैक्सी ब्लास्ट के बाद एक 5 धमाके और हो चुके हैं। पूरा मुंबई शहर इस वक्त दहशत में है। कई और जगह से भी ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं। इन ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लो पानी पी लो। हेलो सर मैं मोरे हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। हाँ मोरे बोलो। सर विले पार्ले में ब्लास्ट हो गया है टैक्सी में। हाँ सर ब्लास्ट में टैक्सी ड्राइवर मारा गया। सर सीएसटी से भी गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। लगता है शायद 2 गुटों के बीच में अभी खबर मिली है कि मुंबई के विले पार्ले में टैक्सी में जबरदस्त धमाका हुआ है। बम इतना पावरफुल था कि टैक्सी के परखच्चे उड़ गए। इस धमाके से पूरे शहर का माहौल दहशत वाला बना हुआ है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच चुकी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में बम विस्फोट सामग्री कहां से और कैसे लाई गई है। इस टैक्सी में बम विस्फोट तब हुआ जब ये एयरपोर्ट जा रही थी। अगर ये विस्फोट एयरपोर्ट के अंदर हुआ होता तो इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि ये बम विस्फोट कितना खतरनाक हो सकता था। ये इतना शक्तिशाली था कि ड्राइवर की पहचान कर पाना मुश्किल है और इससे आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मुंबई की लोकल ट्रेन सीरीज ब्लास्ट की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई और अब ये टैक्सी लगता है एक बार फिर आतंकवादियों ने मुंबई के लोगों को सकते में डाल दिया है। साथ ही साथ प्रशासन के भी होश उड़ा दिए हैं। कैमरामैन नीतीश गुप्ता के साथ मैं प्रियंका सिंह, आज तक मुंबई। जी हाँ, इस वक्त पूरा मुंबई दहशत में है। मुंबई के कुछ इलाकों से गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। मुंबई के कोलाबा में फायरिंग की खबरें हैं। माना जा रहा है कि 2 गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग हो रही है। इस गोलीबारी में एक शख्स घायल हो चुका है। हम आपको बता दें कि विले पार्ले में टैक्सी ब्लास्ट के बाद मुंबई के कुछ और इलाकों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक के बाद एक धमाका। इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है ये अभी कुछ पता नहीं। अभी खबर आई है कि कोलाबा में लियोपर्ड कैफे में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। कोई नहीं जानता ये कहां से आए हैं, क्या चाहते हैं। पहले विले पार्ले में टैक्सी में ब्लास्ट और अब लियोपर्ड कैफे में इस तरह से फायरिंग का होना। इस वारदात के बाद मुंबई पुलिस पूरी तरह से हरकत में है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये हादसा है या सोची समझी साजिश। जल्दी करता है। चल सीधा चल। अभी हमें खबर मिली है कि मुंबई पुलिस की गाड़ी ले जाने के बाद आतंकवादियों ने एक एकॉर्ड कार को हाईजैक कर लिया है और मरीन ड्राइव की ओर निकल पड़े। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि ये एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला है। इस वक्त पूरे मुंबई को हाई अलर्ट कर दिया गया है। चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। आतंकवादियों के इस उत्पात ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। आप लोग तो कमाल कर रहे हो। हर टीवी चैनल पर आप दिख रहे हो। मुबारका। आप लोग जिहाद के सच्चे सिपाही हो बच्चा लोग, सच्चे सिपाही। आमीन सुम्मा आमीन। सुम्मा आमीन। हमने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया है चचा जान। हमने काफिरों की लाशों के अंबार लगा दिए। जिधर देखो हर तरफ कोहराम मचा है। हमने काफिरों को मौत के हवाले कर दिया है। बच्चा लोग, अल्लाह तुम्हें असर देगा। तुम लोगों को जन्नत जरूर नसीब होगी। अच्छा एक काम करो, या तो किसी 5 स्टार होटल या किसी 7 स्टार होटल या फिर किसी हॉल या फिर किसी हेडक्वार्टर को अपना ठिकाना बनाओ। काफिरों पर रहम नहीं करना बच्चा लोग, नहीं तो कौम
मुल्क और जिहाद के साथ गद्दारी होगी। बात समझ रहे हो ना? पाकिस्तानी है। इंसानियत की जड़ों में नफरत का पानी देने वाली पाकिस्तान की आतंकी पाठशाला की अब पोल खुल चुकी है। पाकिस्तान ने आतंकी फैक्ट्री की जो खेप तबाही मचाने के लिए मुंबई भेजी थी, उसका कच्चा चिट्ठा खुलकर अब दुनिया के सामने आ चुका है और ये घिनौनी हरकत उसे इस बार सबूतों के साथ महंगी पड़ेगी। सीने पर गोलियां खाने वाले इस वीर शहीद का नाम है तुलाराम अंतुले। मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नकवी साहब आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। लम्हा लम्हा भारी हो रहा है। मौलाना साहब कब से आपकी राह देख रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। असाब क्या? कामिल अकमल असाब? मतलब इसका भी वही हश्र होगा। मर गया मरदूद, न फातिया न दरूद। कुफ्फारों की सरजमी पर आज तक हमने बहुत लहू बहाया है, बहुत लहू बहाया है, लेकिन मजाल है कि एक बार भी हमने उनको कोई जिंदा सबूत दिया हो। लेकिन इस बार हमारी तालीम में कुछ कमी रह गई है नकवी। नकवी साहब पता लगाइए कि ट्रेनिंग के दौरान मजहब व मिल्लत का, कुरान हदीस का, जलाले जिहाद का ऐसा कौन सा जज्बा रह गया जो इनकी नसों में पुर ना हो सका। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही हुई है। मरदूद असाब अपने आप को काफिरों के हवाले करने से पहले ये कैसे भूल गया कि हिंदुस्तान में उसके मोमिन भाई बहनों के साथ हुई खून रेजी और अस्पतारी का उसे हिसाब लेना है। अफसोस हो रहा है मुझे तेरी बदकिस्मती पर। तेरी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तेरी इन भभकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंस्पेक्टर। तुझे कंधार वाला वो वाक्य तो याद है ना? पूरा मुल्क अपाहिज बना देखता रहा। कितने प्यार से मौलाना साहब को अफगानिस्तान लेकर आए और हमारे हवाले कर दिया। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका, और तुम्हारे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम। दुनिया के नक्शे से नामो निशान तक मिटा देंगे हिंदुस्तान के लिए अगर एक भी लफ्ज निकाला तो जबान खींच लूंगा। अरे तेरे हिंदुस्तान की तो मैं यही तो चाहता ही है। मारो मुझे, मारो तुम लोग मुझे। मैं मरना चाहता हूं काफिरों। मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मेरे बाद अब और भी लोग आएंगे जिनका मकसद भी यही होगा। ताज में भी मैं ही हूं, यहां भी मैं हूं, और ट्रेन के बम ब्लास्ट में भी मैं हूं। मार मुझे। इसका आगाज भी हमने ही किया था।
और इसके अंजाम का रास्ता भी हमें ही ढूंढना होगा, हमें ही। आप परेशान न हो, असाद को पकड़ने के बाद भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो उनको इतना गुमराह करेगा कि सच्चाई तक पहुंचते पहुंचते सच्चाई खुद दम तोड़ देगी। हार और जीत उनके लिए होगा, और फिर असाब के आसपास हमारे लोग भी तो होंगे। वो उसकी कितनी भी सिक्योरिटी टाइट कर दे, हमारा एक ही वार उनके सारे सिस्टम पे भारी पड़ेगा। अगर ऐसा होगा नकवी तो बहुत बेहतर होगा, वरना हमें अपनी फितरत में गिरगिट की रंगत को शामिल करना होगा। तुझा इल्ला, तुम जैसे गद्दार मुसलमानों के कारण हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़ा। तेरी हम तो मददगार हैं, कौम की मोहब्बत के मददगार। और फिर अल्लाह ने भी कहा है कि तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अब तौबा ना सही, दावा सही। लेकिन मौलाना साहब, दावा तो खिदमत की तंजीम है। भाई हम भी तो खिदमत करने वाले हैं। एक काम करो नकवी, इससे पहले कि इंटरनेशनल मीडिया असाव के गांव की तरफ कूच करे, तुम वहां पर जाकर सारे सबूतों को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, इससे पहले कि वो हमारे गले की हड्डी बन जाए। ये काम आज ही हो जाएगा मौलाना साहब। और एक काम की जरूरत है जी, हमारे सारे ट्रेनिंग कैंप्स को बंद करवा दिया जाए और वहां पे जितने भी तैयार नौजवान हैं सबको हटवा दिया जाए। अब वो तौबा का काम नहीं करेंगे, दावा का काम करेंगे। और हाँ, हिंदुस्तानी मीडिया आजकल हमारे खिलाफ आग उगल रहा है, चप्पे चप्पे पर तलाशी हो रही है और हमारे खिलाफ नफरत का बाजार बहुत गर्म है। हमारे खरीदे हुए हिंदुस्तानी बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए ये मूवमेंट को हमको और तेज करना पड़ेगा, और तेज। तेरी तो बता साले, बता। इसे कहते हैं हराम की मौत। मैं आपका इशारा समझ गया। आपका सबब मिशन मुंबई से है। हाँ, कमबख्त जन्नत और दोज़ख के बीच में लटक गया है और हमारे सर पर डाल गया है कांटों का ताज। मुझे तो ऐसा लगता है कि शहीदी का दर्जा उसके जहन में ठीक तरह से उतरा ही नहीं है। कुफ्फारों के हाथों में जिंदा लाश बनकर वो लम्हा लम्हा मरेगा, कतरा कतरा मरेगा। अभी तो बहुत हिसाब किताब बाकी है। ये असाव कैसे भूल सकता है कि इन काफिरों ने वादी को एक तड़पती लाश बना दिया। और ये गुजरात का नंगा नाच, गुजरात का नंगा नाच हमारी आबरू के साथ और हमारी माँ बहनों की इज्जत को तार तार किया गया। ये असाव कैसे नजरअंदाज कर सकता है? असाव को हर बात का हिसाब देना होगा। उसका ईमान कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गया? नकवी साहब, आपने उसे 1992 के मुंबई दंगों के वीडियो नहीं दिखाए? हाजी साहब, आप तो जानते हैं कि हमारी ट्रेनिंग का वही अहम तालीम है। जज्बे को पुरजोर करने के लिए उनके जहन में नफरत का तेजाब और जहर हम वहीं से भरते हैं। माफ कीजिएगा नकवी साहब, इस बार आपके तेजाब का तड़का बदमजा हो गया। काश असाब शहीद हो जाता। अगर वो शहीद हो जाता तो तमाम सबूत और तहकीकात कागज की कोख में ही दम तोड़ देते। लेकिन मुझे खतरा है कि वो खबीस कहीं अपनी जबान न खोलते। नामुमकिन, जान दे देगा, जुबान नहीं देगा। एक एक मुजाहिदीन को फौलाद की तरह बनाया है मैंने। हजारों की भीड़ का सीना चीरकर अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना पहला फर्ज है उनका। और हमारी ट्रेनिंग का उसूल है जान दे देना पर जबान नहीं देना।
नार्को टेस्ट में उगल रहा है एक एक सच और हमले में होने वाले षड्यंत्र के खोल रहा है एक एक राज। तुम्हारा नाम? मोहम्मद अकमल कामिल असाब। कहाँ के रहने वाले हो? फरीदपुर तहसील का रहने वाला हूँ। किसने भेजा? चचा ने भेजा है। हमें। कहाँ से आए हो? लाहौर से, तहसील फरीदकोट। चचा ने तुम्हें लाहौर से यहाँ क्यों भेजा? लोगों को मारने के लिए। बोला जब तक जान में जाने मारो। कितने लोगों को मारा? नहीं पता साहब, बस जब तक जान में जान थी मारते गए मारते गए। लोगों को मारने के लिए कितनी गोलियां चलाई? नहीं पता साहब, बस मारते जा रहे थे। करीबन 2-2.5 मैगजीन खत्म की होगी। 2-2.5 मैगजीन? पर तुमने लोगों को क्यों मारा? अरे उन्होंने बोला था तुम्हें जन्नत मिलेगी, मारते जाओ, बस मारते जा रहे थे वो। और साहब वो उन्होंने बोला था जिहाद है, हम सब जिहाद पे निकले थे। इस पूरे हमले के खुलासे में एक नाम सामने आया है। जी हाँ, असाब के आतंकवादी काका का नाम है चाचा। उसने ही भेजा था असाब को निर्दोषों पर गोलियां बरसाने के लिए। आदाब। आइए तशरीफ रखिए जनरल साहब। आपकी पेशानी का पसीना आपकी बेचैनी बता रहा जनरल साहब। सही पहचाना आपने मौलाना साहब। दरअसल वक्त का मिजाज बदलता जा रहा है। हालात का ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं बता सकता। लिहाजा आपकी बेचैनी आपको यहाँ खींच लाई। आपके आने की वजह जान सकते हैं? इस वक्त हम पर इंटरनेशनल हुकूमतों का दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि माजरत चाहूंगा जनाब। आप क्या चाहते हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं जनरल साहब। आप यहाँ पर हमारी गिरफ्तारी की दावत देने आए हैं। आप समझते हैं कि हमारी गिरफ्तारी से आपका कद बढ़ जाएगा और हम बौने बनकर अपनी रुसवाई का तमाशा देखेंगे। मौलाना साहब, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये मत भूलिए आपका वजूद हमारे दम से जिंदा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा वजूद इनकी वजह से जिंदा है। हमारी हिफाजत आप करते हैं। जब तक हमारे जाबाज वादियों में शोले उगलते रहे, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, चीखने चिल्लाने की आवाज आपकी कान में गूंजती रही, तब तक आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर की शांति की बात करते रहे। जैसे ही वहां इलेक्शन हुआ, आपके माथे की शिकन बदल गई। जैसे जैसे हिंदुस्तान में खून खराबे में इजाफा होता रहा, वैसे वैसे आपकी वर्दी में चार चांद लगते थे। नकवी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जज्बाती बनने का वक्त नहीं है नकवी साहब। आप क्या समझते हैं ये ट्रेनिंग कैंप लगवाने से, कुछ लोगों को जज्बाती बनाने से, उन्हें सरहद पार भिजवाने से, चंद बम ब्लास्ट करने से, मासूम लोगों की जान लेने से आप हम पर एहसान कर रहे हैं? ये मत भूलिए आप हमारी पनाह में जीते हैं और पनपते भी हैं। और वैसे भी बेपनाह छूट का नाजायज फायदा उठाना अच्छा नहीं है। जिस दिन हमारा साया आपके सर से उठ गया, उस दिन सर छुपाने के लिए भी आपको जगह नहीं रहेगी। माशाअल्लाह नकवी, माशाअल्लाह। लहजे का करिश्मा है या आवाज का जादू। वो बात भी कह जाए और मेरा दिल भी दुखे ना। वाह मौलाना, वाह वाह। जनाब, जिस मोहब्बत से आप मखमल में लपेट कर जूतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपकी नीयत का अंदाजा लगाना मुश्किल तो नहीं है। हम भी आपकी नीयत को बखूबी जानते हैं, लेकिन हमें आपकी नीयत पे शक है और आपकी यही बेचैनी आपको हमारे दहलीज पे खींच लाई है। बजा फरमाया जनाब। छोटी सी बात है,
कि एक हमाम में हम सब नंगे हैं। अगर जनाब को लगता है कि हमारे दामन दागदार हैं, तो माफ कीजिएगा, आप भी कोई दूध के धुले नहीं। समझाना चाहता हूं, आपकी बेचैनी का सबब बस इतना सा है कि हमारा एक सिपाही पकड़ा गया। बातों में कड़वाहट जरूर है, लेकिन बजा फरमाया। दरअसल में इनके गले में एक हड्डी फंस गई है, हड्डी जो ना तो उगलते बनती है ना निकलते बनती है। तो गालिबन इन्होंने सोचा कि चलो अजहर महमूद से जोर आजमाइश की जाए, है ना? मौलाना साहब, हमें हुकूमत और आवाम दोनों को जवाब देना पड़ता है। जनरल साहब, लोग हमें यूं ही मौलाना नहीं कहते। आप हुकूमत के रहनुमा हो, उनको जवाब दे हो, लेकिन हम भी आवाम के दिलों में रहते हैं। हमारे एक इशारे से इनकलाब होता है, और अगर हम पर जरा सी भी आंच आ गई तो समझ लीजिए कि आप एक और इनकलाब को दावत दे रहे हैं। और आपकी इस वर्दी को दागदार होने से कोई नहीं बचा पाएगा जनरल साहब। आपको जो भी करना है आप बड़े इत्मीनान से कर सकते हैं, और जो हमको करना होगा हम करेंगे। हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अल्लाह हाफिज। जिसने मेरे अम्मी और अब्बू को मारा। हम ट्रेन के लिए खड़े थे, मैं और मेरे अब्बू। इसी ने आकर हमारे अब्बू और अम्मी को गोली मारा। मेरे अब्बू और मेरे अम्मी मेरे ऊपर आकर गिरे, और जब मैं उठकर देखा चारों तरफ लाशें पड़ी थी। ये ब्लू कलर की टी शर्ट, बैग और हाथ में बंदूक लेकर जा रहा था। क्यों मारा मेरे अब्बू को? बताओ, क्यों मारा मेरी अम्मी को? ये मौलाना असहर मसूद, ये हाजी साहब, और ये नकवी, और ये किंग असाब हमारे पाले में। बाजी पलट चुकी है। अब इस बाजी में हर तरफ से हार सिर्फ हमारी है। बादशाह यानी असाब को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, और यहां से कदम पीछे हटाना यह हमारी कमजोरी। इसका मतलब असाब को हिफाजत से रखना ये हमारी उन्हें शय, और उसे सच उगलवा लेना ये उनकी मात।
तेरे चेहरे के भाव देखकर तो ये लगता है कि तुझे पता चल गया है कि ये खत कहां से आया है और क्यों आया है। ये वही खत है जो तूने अपनी वालदा को लिखा था, तेरी मां को लिखा था। क्या हुआ मेरी मां को? ये तो तुझे तेरा आका, वो चचा ही बता पाएगा, जिसका तू नाम तक नहीं जानता। चचा, चचा, दरअसल में उसी चचा का असल पूरा नाम है मौलाना असर मसूद। वही तेरा चाचा तुझे बताएगा कि तेरी मां कहां है, क्या हुआ है तेरी मां को। ये खत वापस आया है, अब उस पते पर कोई नहीं रहता। ये गलत है। क्या सही है और क्या गलत, यही तो तू समझ नहीं पाया और यहां तक आ गया। वालिद मोहम्मद आमिर इमाम, मां नूरी ताई, गांव फरीदपुर, जिला ओकारा, पंजाब, पाकिस्तान। यही पता लिखा था ना तुमने? यही तो मेरा पता है। पर अब सब लापता है। अब उस पते पर तुम्हारा कोई नहीं रहता। तुम्हारे खत से पहले मीडिया के जरिए यह खबर न्यूज वालों ने साफ शब्दों में बता दी थी। तुम्हारे चचा और पाकिस्तानी हुकूमत ने तुमसे जुड़े सारे सबूत साफ कर दिए हैं ताकि हम उन्हें यह साबित न कर सके कि तुम एक पाकिस्तानी हो। मैं पाकिस्तानी हूं। मेरे अब्बा पाकिस्तान के उसी फरीदकोट में दही पूरी का खोमचा लगाते हैं। पर अफसोस, अब उस पते पर कोई नहीं रहता और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी तुम्हें सिरे से झुठला दिया है। अब देते रहो अपने पाकिस्तानी होने की सफाई, पेश करते रहो सबूत, पर कोई नहीं मानेगा कि तुम एक पाकिस्तानी हो, क्योंकि सारी दुनिया के लिए अब तुम एक ऐसा बदनुमा दाग बन चुके हो जो दाग पाकिस्तानी हुकूमत अपने दामन पर कभी भी नहीं लगने देगा। और शायद यही वजह रही होगी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने वहां से तुम्हारी पूरी फैमिली को गायब कर दिया। मुझे मेरी माँ से बात करनी है। बहुत प्यार करती है मेरी माँ मुझसे। मेरी जरा सी तकलीफ में बेचैन हो जाती है। माँ माँ ही होती है, चाहे वो तेरी हो या मेरी। उन सैकड़ों बेगुनाह लोगों, बच्चों, औरतों जिनकी तुमने जान ली, उनकी माओ की कराहती हुई चीखें और आभरी बद्दुआएं क्या तुम्हें माफ कर पाएगी? उन बेवा हुई बहनें, माए, बच्चों की कराहती हुई तकलीफें सुनकर भी क्या तुम चैन से सो पाओगे? जानना चाहते हो जिस वीटी स्टेशन पर तुमने लाशों के अंबार लगा दिए, उनमें से मरने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान थे। कैसा मुसलमान है रे तू? क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा तू अल्लाह को? कयामत के वक्त अल्लाह तुझे पूछेगा नहीं कि उस तेरे चाचा के कहने पर तूने सैकड़ों बेगुनाह लोगों का कत्ल क्यों किया, जान क्यों ली? लेकिन यही तो जिहाद है, और जिहाद अल्लाह की राह में होता है। जिहाद क्या है उसका मतलब तू समझता है? जिन सैकड़ों लोगों का तूने बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्या वो इस्लाम के लिए खतरा थे? ना, इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा तो आज तू है। जिहाद तुझ पर लागू होना चाहिए, फांसी की सजा तुझे लगनी चाहिए। तुम जैसे चंद लोगों की वजह से आज इस्लाम खतरे में आ गया है, पर तुम जैसे चंद लोगों की वजह से आज अमन और शांति का पैगाम देने वाला ये पाक मजहब शक के दायरे में आकर खड़ा हो गया है। हर कोई सच्चे मुसलमान को आज शक की निगाह से देखा जाता है, आतंकवादी की नजर से देखा जाता है। हर कोई सच्चा मुसलमान अपनी असली पहचान बताने से डरता है। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारे चचा, हाजी साहब और नकवी जैसे आतंक के चंद ठेकेदारों ने इस्लाम को अपने बाप की बपोती बना रखा है। अरे कुरान तो ये साफ कहता है, लकूम दिनोकुम वलियादन, तुम तुम्हारे दीन पर चलो और उन्हें उनके दीन पर चलने दो। इस्लाम में खुदकुशी हराम है
और हराम मौत मरने वालों के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं होती। तो तुम सब मानव बम कौन सी जन्नत में जाओगे? शर्म आती है मुझे तुम्हें मुसलमान कहते हुए। अरे तुमसे तो अच्छे मेरे देश के मुसलमान हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथियों को दफन होने के लिए अपने कब्रिस्तानों में जगह देने से भी इनकार कर दिया। याद है वो टैक्सी जिसमें तुमने बम ब्लास्ट किया था? वो भी एक मुसलमान था। उसकी बेवा औरत और यतीम बच्चों को तुमने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान पूरा का पूरा हो। छठी क्लास तक पढ़कर तुम हमें सिखाओगे जिहाद और इस्लाम का मतलब? 7 वक्त की सुन्नत, फर्ज, नफिल नमाज के बारे में जानते हो तुम? कुरान की मुकम्मल तालीम हासिल की है तुमने? ना, पर मैंने कुरान पढ़ा है। शर्म आती है तुम पर। जय हिंद साहब। और ये जय हिंद मैंने उस हिंदुस्तानी को किया है जिसने मुझे जिहाद के सच्चे मतलब समझाए। काश जिहाद का ये मतलब मैं पहले समझ गया होता। अल्लाह के यहाँ तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। साहब, अब मैं आपको इस हमले से जुड़ी एक सच्चाई बताऊंगा। इस साजिश की शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी। रावलपिंडी में पहली बार लश्कर से मेरा राब्ता हुआ। 25 बंदों को चुने जाने के बाद हमें 21 दिन की सख्त ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ा। जिस तरह एक सिपाही को जंग पे जाने से पहले की तरबियत दी जाती है, ठीक उसी तरह इस ट्रेनिंग में हमें जिस्मानी तौर से मजबूत बनाया गया। फिर दीनी, मजहबी और दिमागी तौर पे तैयार किया गया। उसके लिए हमें उस शख्स से मिलाया गया जिसे दहशत की दुनिया में चचा कहकर बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिहाद एक रूहानी जज्बा है। अल्लाह की राह में उठा हुआ एक एक कदम जिहाद है, रूहानी जिहाद। जब जब भी हम मुसलमानों पर आफत आई है, जब जब भी हमारी कौम पर कहर बरपा है, जब जब हमारा इस्लाम खतरे में आया है, तब तब हमने जिहाद किया है। हमारी कौम ने जिहाद किया है। जिहाद। आपके कानों में जब भी जिहाद की सदा बुलंद हो तो समझ लीजिए कि कुर्बानी का वक्त आ गया है। कुर्बानी अपने सुकून की, अपने चैन की, अपनी औलाद की, अपनी हर चीज की कुर्बानी का वक्त आ गया है। अल्लाह के नाम पर फिदाइन बनने के लिए चचा ने हमें दिमागी तौर पर तैयार किया। उनके खुतबों और असर अंदाज तकरीरों में बला का जोश होता था। दिमाग और नसों में शोले बनकर जोश उबलने लगता था। मेरी शर्म भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा कर्ज भी तू, मेरा फर्ज भी तू। और जिसने अपने फर्ज से गद्दारी की, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसे दोज़ख मिलेगी, दोज़ख। हमें अपने जिहाद को जारी रखना होगा। काफिरों को नस्तो नाबूद करने की कस्में खिलाई जाती ताकि मारते वक्त हम किसी को रहम की भीख न दे सकें। इस्लाम का परचम फैलाना होगा। या अल्लाह आप लोग तशरीफ ले जाइए। खुदा
मौलाना साहब, मौलाना साहब, जिहाद के मायने तो कोई आपसे सीखे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिहाद से पाक कोई जज्बा नहीं है नकवी साहब। जिहाद का मतलब हर कदम अल्लाह की राह पर चलेगा, अल्लाह की राह पर। या अल्लाह मदद। उसके बाद हमें दूसरे दौर की हथियारों की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, जो बहुत सख्त जान थी। इस दौरान जदीद दौर के विलायती हथियारों के इस्तेमाल की बारीकी से जानकारी दी जाती। ये अपना शिकार। हमारे ट्रेनर्स हमें कैंप में ले जाते, जिसके तहत AK-47, ग्रेनेड्स, उजी गन, पिस्टल और रिवॉल्वरों को चलाने की ट्रेनिंग देते। इस ट्रेनिंग का जिम्मा नकवी साहब का था। और इसे रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें उड़ा देती है 1 मिनट के अंदर। इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसको इस तरह पकड़ने का और लगाओ ये, और इसके बाद यहां से ट्रिगर दबा दो। एक बात याद रखना बेटा, मेरे जज्बात को कभी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा खून खौल उठता है जब अपने कौम पे हुए जुर्म की वीडियो देखता हूं मैं। तुम्हारी तालीम जज्बे पुरजोर होना चाहिए और तुम्हारा ईमान ताजा होना चाहिए, और जज्बा हो इस बला का कि जान दे दो पर जुबान मत देना। अपने मकसद में हर हाल में हमें कामयाबी हासिल करनी है। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की तमाम कमजोरियां हमने आप लोगों को बता दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एक वार उनके सारे सिस्टम पे भारी पड़ेगा। हमारा काम वतन से मोहब्बत है, जिहाद है, और अल्लाह की राह में की गई कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती। फिर हमने हथियार थाम लिए और निशानेबाजी से जिहाद जुनून की शुरुआत की। अब सिर्फ हमारा एक ही मकसद था, काफिरों को जहन्नुम रसीद करना। ट्रेनिंग के दौरान कई मर्तबा हुकूमत के फौजी हुक्मरानों का आना जाना होता था, जो वक्त वक्त पर हमारे ट्रेनर्स से हमारी तैयारी का जायज़ा लेने आते थे और उन्हें ये भरोसा दिलाते थे कि हुकूमत उनके साथ है। दरअसल हुकूमत की शहपरी चचा और नकवी साहब ये ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, जिसकी जवाबदारी उनका जिम्मा है। इसी बुनियाद पर बीच बीच में तंजीम से जुड़े लोगों को हुकूमत को जवाब देना पड़ता है। इनकी मुलाकातों का मकसद आपसी तालमेल को अंजाम देना था। अक्सर ये लोग आपस में हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की खामियों और खूबियों के बारे में बात किया करते थे। ये काम आज भी सियासत की शय पर अंजाम दिया जाता है। मुझे याद है 21 नवंबर की वो रात, हम कराची के अजीज़ाबाद में थे। चचा ने हम सबको रात की नमाज अदा कराई, फिर सब ने मिलकर अल्लाह की बारगाह में कामयाबी की दुआएं की। उसके बाद चचा ने हमें सफ़र का आखिरी खुतबा दिया। बच्चा लोग, तुम लोगों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब वक्त आ गया है जिस दिन के लिए हमने लम्हा लम्हा शिद्दत से इंतजार किया है। अब हमें इस्लाम की फतेह की तरफ रुख करना है, अल्लाह की सच्ची इबादत की तरफ रुख करना है। कल एक नई सुबह होगी। ये मिशन एक बदला है, बदला मशक्कत है, जद्दोजहद है, जिहाद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खो कर पाने का एक लंबा सिलसिला है। कुर्बानियां कभी जाया नहीं जाती। बच्चा लोग, तुम्हारे घरों पर पैसे पहुंचा दिए गए हैं। तुम्हारे माँ बाप, हमारी बहन बेटियां कौम की बेटियां हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, अल्लाह उन्हें हौसला देगा और हमें हमारे मकसद में कामयाबी। काफिरों ने जो नश्तर हमारे सीने में चुभोए हैं, उनकी तीस शूल बनकर हमारे सुकून को दरम भरम कर रही है। और ये सुकून उसी दिन हासिल होगा जिस दिन तुम हिंदुस्तान में अपना मकसद में कामयाबी हासिल कर लोगे। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
अब हम 10 फिदाइनों का सिर्फ एक ही मकसद था, जब तक जान में जान ही मारते जाओ। हमने मुंबई में घुसते ही तबाही मचा। ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। जी हाँ, टैक्सी ब्लास्ट के बाद आतंकवादियों ने लियोपोल्ड कैफे और ओबरे होटल में भी खुलेआम फायरिंग की है। जी हाँ, आतंकवादी निर्दोषों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। आप सुन सकते हैं गोलियों की आवाज जो इस वक्त ट्राइडेंट होटल के अंदर से आ रही है। पूरे मुंबई में अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त हर इंसान ये सोच रहा है कि आखिर क्या हो गया है। हर आदमी अपने टीवी सेट के सामने बैठा हुआ है। जिस तरीके से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, जाहिर है कि ये एक सोची समझी साजिश है। नरीमन हाउस, ट्राइडेंट होटल और ताज से लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। जी हाँ, 2 आतंकवादी ही अभी तक नजर आए हैं। इन आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है और ये लगातार उत्पात मचाए हुए हैं। इतना बड़ा फिदाइन हमला हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। इस हमले से इस वक्त पूरा देश सत्ते में है। लोकल ट्रेन से आता हूँ बाबा। हाँ सलाम साहब। अरे कैसे रे बाबा यादव? बस ठीक है, सब ठीक है? सब बढ़िया। इलाहाबाद से कब आए? 4 दिन हो गया साहब। अच्छा अच्छा, घर बार भी बच्चे सब बढ़िया है साहब, आपका आशीर्वाद है। टैक्सी का ब्लास्ट देखा? मुझे लगता है कि ये टैक्सी वाला जरूर मोमिन होगा। क्या हालत हुई होगी। इसमें सवार भाई गेहूं के साथ घुन भी तो पिसता है। और उसकी बॉडी को अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। लेकिन टैक्सी के मलबे में मिले नंबर प्लेट से ये पता चला है कि टैक्सी हाँ बच्चा लोग, वीटी स्टेशन पर हमने लाशों के अंबार लगा दिए। वीटी स्टेशन पर लाशों का अंबार लगा दिया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारे लिए अगला हुक्म क्या है चचा जान? असाओ काटते जाओ, मारते जाओ, काफिरों को नेस्ता नाबूद कर दो बच्चे। ऐसा ही होगा चचा जान, आप फिक्र ना करें। अब हम आगे क्या करें? मारते जाओ, लाशों को बिछाते जाओ। एक काम करो, लोगों को जमा करके हाईजैक करो। उसके बाद हम लोग हुकूमत हिंद से अपनी डिमांड्स रखेंगे, अपनी डिमांड्स। सब्र से काम लो बच्चा लोग, सब्र से काम करने वालों के साथ में अल्लाह रहता है। बस बर्बादी करते जाओ, तबाही फैलाते जाओ। क्यों भाई, कैसे हो? बस यार टाइम पास कर रहा हूँ। लेगा क्या? नहीं तू ही खा। अरे कल ड्यूटी पे तू कहाँ था? हाँ, कल दिखा नहीं।
बहुत लेट हो रहा है, चलो तुम लोग चलो। पर मम्मी प्लीज आर्ग्यू मत करो, जाओ सोने प्लीज। अभी अभी खबर मिली है कि मुंबई पुलिस एसीपी सुरेश आमने, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सरगांवकर और एटीएस चीफ सुमन खरे घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं। आम जनता पर हुए इस हमले से निपटना मुंबई पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका है। सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स अपनी अपनी तरह से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुके आतंकवाद ने एक बार फिर भारत की दहलीज मुंबई पर अपनी दस्तक दी है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। और लाशों के मंजर दिल दहला देने वाले हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कोई कैसे यकीन करे कि ये काम कोई शैतान का नहीं, कोई इंसान का है। देश की अंधाधुंध फायरिंग में बहुत से निर्दोष लोगों की जाने जाती है। पहला ब्लास्ट यहाँ विले पार्ले टैक्सी में होता है और फायरिंग यहाँ होती है। हाँ, आतंकवादी फायरिंग कर रहे हैं। हाँ साहब, सीएसटी स्टेशन पे। इस वक्त सीएसटी स्टेशन पर? हाँ साहब, सीएसटी स्टेशन पे 2 आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। Oh my God. That means विले पार्ले से CST. पॉसिबल है उनका अगला निशाना टाइम्स ऑफ इंडिया का बिल्डिंग भी हो सकता है। पुलिस हेडक्वार्टर तो पास में नहीं है, लेकिन बीएमसी ऑफिस यहाँ राइट में है। हो सकता है बीएमसी ऑफिस हो। The situation is very grave, gentlemen. हो सकता है कि ओबेरॉय होटल या एयर इंडिया की बिल्डिंग को भी टारगेट बनाया जा सकता है। No, I don't think so. होटल नहीं, उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हॉस्पिटल हो सकता है। हॉस्पिटल। हेलो, व्हाट्स द न्यूज़? व्हाट? वो लोग कम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। Let's go, come on. Okay. Come on, move, let's go. पूरा मुंबई शहर दहशत में है। लोग सकते में हैं और ये जानने को व्याकुल हैं कि मुंबई शहर पर कितना बड़ा हमला। पहले टैक्सी ब्लास्ट, फिर लियोपोर्ट कैफे, फिर सीएसटी रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग कर आतंकवादियों ने लाखों निर्दोष लोगों के लाशों के ढेर लगा दिए। आगे बढ़ो बच्चा लोग। जिस जगह पर इस वक्त आप लोग हो उसके साउथ की तरफ जाओगे तो आपको बीएमसी बिल्डिंग दिखाई देगी। उसके ठीक सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। सनद रहे कि तुम्हारा आज का कारनामा कल टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी होना चाहिए। बच्चा लोग, सुर्खी होना चाहिए।
इस तरह हम जिहाद के नाम पर बिना सोचे समझे लोगों को मारते गए। अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा साहब। मैं जानता हूँ मेरे गुनाहों की सज़ा सिर्फ मौत है, मौत। खबर मिली है कि आतंकवादियों से आमने सामने की मुठभेड़ में मुंबई पुलिस के जांबाज ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, जिसमें एसीपी सुरेश आमटे का नाम सामने आया है। दूसरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय सलगांवकर भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा एटीएस चीफ सुमंत खरे भी इस हादसे में शहीद हुए हैं। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इससे पहले सीएसटी स्टेशन पर प्रशांत शिंदे और कई हवलदार वीरों की वीर गति को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में लहू की एक भी बूंद बाकी है, भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुझे फांसी बेनकाब दी जाए ताकि मेरी मौत का मंजर मेरा मुल्क भी देखे, और खास तौर से मेरे मुल्क की नौजवान नस्ल। आज मेरा जिहाद पूरा हुआ। मुझे जो काम सौंपा गया था मैंने उसे पूरी ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचाया है। मेरी मौत का ये मंजर देखकर कोई दूसरा फिदाइन बनने की जुर्रत ना करे। युग युग जीवे मेरा देश महान होए, जग विच ऊंची तेरी शान। बलवानों में तू है बलवान, बलवानों में तू है बलवान। नमन करे तेरा हिंदुस्तान। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। तिरंगा जिए तिरंगा, तिरंगा जिए तिरंगा, तिरंगा जिए तिरंगा, तिरंगा जिए तिरंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम